नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th होम साइंस के सेकंड चैप्टर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स या नैदानिक पोषण और आहार की पर आधारित MCQs सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चे आइए हम आप और मैं साथ मिलकर इन MCQs को सॉल्व करते हैं और साथ ही आप ये जानिए कि आपकी एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी हो गई है। ये वीडियो आपकी रिवीजन के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिए और अपना लेसन अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो इस वीडियो में जो पहला प्रश्न है वो इस तरह से है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो बच्चों, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाने में, पोषणहीनता के कारण होने वाले विकारों को दूर करने में, प्रोत्साहक पोषण कार्यक्रमों को बनाने में, इन तीनों कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन है। प्रश्न 2 है, एक कुशल आहार विशेषज्ञ को निम्न में से किस कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो उसे प्रभावी बातचीत की, इफ़ेक्टिव बातचीत उसकी होनी चाहिए, जिससे वो अपनी बातचीत से दूसरों को प्रभावित कर सके। तीसरा प्रश्न है, किसी रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करते समय किसकी आवश्यकता होती है? तो उस समय जब हम किसी रोगी की पोषण की स्थिति को एवेलुएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें रोगी के चिकित्सीय इतिहास की आवश्यकता होती है। उसकी पहले हिस्ट्री क्या है, उसका मानवीयती माप कितना है, जांच जो लैब के आंकड़े हैं, जो लेबॉर्ट्री में उसके टेस्ट हुए हैं, उनके नतीजे क्या हैं, इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। इसलिए उपरोक्त सभी ये इसका सही उत्तर है। रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं? तो बच्चों, उस आहार को संशोधित आहार कहा जाता है। हम तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जो रोगी है, जिसकी चिकित्सीय आवश्यकताएं हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल मील प्लान की ज़रूरत होती है। उसे ही संशोधित आहार भी कहा जाता है। प्रश्न 5 है, एक तैयार मृदु आहार में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं? तो बच्चों, ये मृदु है, सॉफ्ट आहार है, तो उसमें हम कुचले हुए और शोरबा युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसे कार्यमूलक खाद्य पदार्थ कहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, खाद्य पदार्थ जो किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए तैयार किए जाते हैं, बीमारी के अनुसार केवल डॉक्टरी नुस्खे पर उपयोग किए जा सकते हैं, उनके नाम बताइए। तो उनके नाम है चिकित्सीय खाद्य पदार्थ, जो डॉक्टर हमें लिख कर देता है कि हमें किस तरह का भोजन खाना है और हमें वही आहार उस बीमारी के अनुसार खाना होता है, तो उस खाने को, उन खाद्य पदार्थों को चिकित्सीय खाद्य पदार्थ कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भोजन में मौजूद उस नए घटक को पहचाने जिसे शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया तथा जो शारीरिक या जैविक गतिविधि द्वारा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो बच्चों, उसको फाइटोकेमिकल्स या जैव सक्रिय यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमती वर्मा पालक में उपस्थित कौन से गैर पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण पालक के सेवन से परहेज करती हैं? तो वे ऑक्सलेट नामक पदार्थ की उपस्थिति न होने के कारण पालक का सेवन करने से परहेज करती हैं। संदीप अधिक नमक और सोडियम युक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करता है, उसे जीवन शैली संबंधी किस रोग से पीड़ित होने का अधिक खतरा है? तो उसे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने का खतरा है। आपको पता है बच्चों, जो हम प्रिजर्वेटिव वाला जो बाज़ार से मिलता है डिब्बा बंद, या दूसरे आपके फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें नमक या सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, जो हमें हाई ब्लड प्रेशर का रोगी बना सकता है। प्रश्न 11 है, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं किसी भी व्यक्ति की पोषण स्थिति को निम्न में से किस प्रकार से प्रभावित करती हैं?
तो यहाँ आपको 4 प्रकार हैं, जिसमें से चौथा है उपरोक्त सभी प्रकार। तो जो तीनों प्रकार दिए गए हैं वह इसके सही उत्तर हैं, इसलिए हम चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे। अब हम इन्हें पढ़ते हैं, ये क्या हैं। विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता की में कमी, बीमारी के दौरान तथा उसके बाद उससे उबरने में कठिनाई। तो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं वो किसी भी व्यक्ति की पोषण स्थिति को इन तीनों तरीकों से प्रभावित करती हैं। प्रश्न 12 है, ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीजों को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो उस समय मरीज को अधिक प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। उच्च रक्तचाप की स्थिति में मरीजों को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो उस समय जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, उन्हें कम सोडियम युक्त आहार की, जिसमें सोडियम नमक कम हो, ऐसे आहार की आवश्यकता होती है। प्रश्न 14 है, किसी रोगी को दिए जाने वाले आहार में निम्न में से किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ जो 4 उत्तर आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें जो 3 ऑप्शन हैं वो तीनों इसके सही उत्तर हैं, इसलिए हम ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी प्रकार से इसे टिक कर रहे हैं। प्रश्न 15 है, रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित आहार, तो वो कौन सा आहार है, संशोधित आहार, जिसमें उसकी चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता हो, उसे ऐसा संशोधित आहार दिया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन पोषण औषधि के संदर्भ में सत्य है। अब यहाँ आपको A, B, C, D 4 ऑप्शन मिल रहे हैं बच्चों, और C ऑप्शन है A और B दोनों, वह इसका सही उत्तर है। A कथन है, यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। दूसरा, ये खाद्य पदार्थों के भाग भी हो सकते हैं। तो पोषण औषध के संदर्भ में A और B दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न 17 है, किसी व्यक्ति का बेहतर पोषण स्तर बनाए रखने की योजना बनाते समय डॉक्टरी पोषण चिकित्सक आहार विशेषज्ञों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसे व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतों का भी ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति की भोजन ग्रहण करने की आवृत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति की बीमारी और डॉक्टर द्वारा किए जा रहे इलाज का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी का यह इसके सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब किसी भी कारणवश रोगी आहार को निगलने या चबाने में असमर्थ हो तो उसे निम्न में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उस समय उसको या तो नली द्वारा भोजन कराया जाता है, समझ में आ गया, यह अंतःशिरा से भोजन दिया जाता है। नली द्वारा बच्चों नाक में राइस ट्यूब डाली जाती है, जिससे लिक्विड आहार जो है रोगी के पेट में पहुंचा दिया जाता है। अंतःशिरा द्वारा मतलब उसको ड्रिप लगाई जाती है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जिससे उसको पोषक तत्व मिले। यहाँ खाली स्थानों के रूप में कुछ MCQs आपको दिए हुए हैं, ये भी आपकी रिवीजन के लिए आवश्यक है। पहला है, रोगी के लिए आहार योजना बनाते समय भोजन की स्वीकार्यता तथा उपभोग पर डैश कारक का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी पोषक तनाव, रोग की तीव्रता और मानसिक तनाव तीनों का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 2 है, नैदानिक पोषणविद को पोषण विज्ञान के अतिरिक्त डैश का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उसे किसका ज्ञान होना चाहिए बच्चों, हमारी विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र तीनों का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोजन की डैश में परिवर्तित करके अर्थात रोग की अवधि एवं प्रकृति के अनुरूप रोगी को तरल, अर्ध तरल, कोमल या सामान्य आहार दिया जाता है। तो भोजन की सघनता में परिवर्तन करके उसे रोगी की आवश्यकता के अनुसार उसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय में पोषण से संबंधित है उसे नैदानिक पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा आहार जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है डैश कहलाता है। तो बच्चों उसे चिकित्सीय आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण को डैश भी कहा जाता है।
तो ऐसे पोषण को क्या कहा जाता है? पोषण मूल्यांकन भी उनको चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व उस भोजन के पोषण स्तर को निर्धारित करते हैं। डैश विधि में रोगी को पोषण विशेष विलयनों के रूप में दिया जाता है, जिन्हें रोगी की नसों में ड्रिप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, अंतःशिरा संभरण उसे कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जो रोगी मुंह से नहीं खा सकते उन्हें ड्रिप लगा दी जाती है। जैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो वो ग्लूकोज सीधा उनकी नसों में जाता है और उनके शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। प्रश्न 9 है यहाँ पर, ऑपरेशन के तुरंत बाद तीव्र ज्वर में वमन अथवा तीव्र अतिसार में स्थिति थोड़ी सुधरने तक रोगी को केवल डैश ही दिया जाता है। तो रोगी को क्या दिया जाता है? पूरी तरह से तरल आहार, लिक्विड डाइट दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ बनने के लिए व्यक्ति के पास आहारकी में कम से कम क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो आपके पास डाइटिशियन का डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, आपने देखा ये आपका जो सेकंड चैप्टर था कि वो आपके सिलेबस का नैदानिक पोषण और आहार की, इस पर आधारित कुछ MCQs हमने इस वीडियो में पढ़े और सुने। कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।